नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास चर्चा का प्रोग्राम। मैं हूं लालचंद्र सिंह। दुनिया में एक बार फिर से भारतीय अर्थव्यवस्था का डंका बज रहा है। दरअसल आईएमएफ ने भारत को स्टार परफॉर्मर बताते हुए अपनी अनुच्छेद 4 परामर्श रिपोर्ट में भारत की जमकर तारीफ की है। साथ ही वैश्विक विकास में भारत का योगदान 16% से भी अधिक होने का अनुमान भी लगाया है। इससे पहले भी विश्व बैंक समेत कई वैश्विक संस्थाएं और एजेंसियां भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती के बारे में बता चुकी हैं। तो आज की चर्चा भारतीय अर्थव्यवस्था के इसी कमाल पर। जुड़ेंगे दो खास मेहमान भी, लेकिन पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की धाक एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सुनाई दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत की इकोनॉमी तेज रफ्तार से भाग रही है। कोष ने अपनी वार्षिक आर्टिकल 4 परामर्श रिपोर्ट में कहा है कि भारत एक स्टार परफॉर्मर के रूप में उभरा है। कोष ने अनुमान जताया है कि भारत वैश्विक विकास में 16% से अधिक का योगदान देगा। रिपोर्ट में कहा गया कि विवेकपूर्ण व्यापक आर्थिक नीतियों की सहायता से भारत इस साल दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की राह पर है। रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार ने कई संरचनात्मक सुधार किए हैं, जिनमें सर्वाधिक प्रमुख सुधार डिजिटलीकरण है, जो कि कई वर्षों से विकसित हो रहा है और इसने भारत को भविष्य में बेहतर उत्पादकता और विकास के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म प्रदान किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.3% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया है। आईएमएफ का कहना है कि यदि व्यापक सुधार लागू किए जाते हैं तो श्रम और मानव पूंजी के अधिक योगदान के साथ भारत में और भी अधिक विकास की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से जारी इस रिपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि न केवल अपने नागरिकों की मदद कर रही है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की भी मदद कर रही है। वहीं आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से जारी इस रिपोर्ट पर खुशी जताई है। We think that we will do even better than what the IMF thinks. Now, what is driving this growth? Well, a lot of factors are driving this growth. The services sector is doing reasonably well, but there has been a significant acceleration of the industrial sector recently, which you may be aware of, and also a lot of investment that is happening. So, of course, government investment, but we are also now seeing a significant amount of corporate investment and household investment also coming through. वहीं वाणिज्य एवं उद्योग से संबंधित संस्थाओं ने भी आईएमएफ की इस रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। Overall, I think very good dialogue with the government, and we work together, all partners that are connected to the business we do, and that's how you can move forward. When an international organization of the stature of IMF actually comes out with the kind of results that India is being able to pull through year after year, it just shows that the policies that have been created by our government and under the leadership of the Honorable Prime Minister, I think they are paying dividends and more than dividends. वहीं अमेरिका के मशहूर आर्थिक विशेषज्ञ और सिस्को सिस्टम्स के सीईओ रह चुके जॉन डी चैम्बर्स ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि साल 2024 के लिए मेरे प्रमुख अनुमान, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर, भारत और अर्थव्यवस्था के बारे में है, मुझे लगता है कि अगले साल ये उम्मीद से भी बेहतर रहेगा। वहीं भाजपा की तरफ से प्रेस को संबोधित करते हुए प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था आज 10वें से 5वें स्थान पर जब बढ़ती है तो वो केवल एक अर्थव्यवस्था का आंकड़ा नहीं है, वो असलियत में आम नागरिकों के लिए भी ग्रोथ और विकास में तब्दील होता है। जो प्रति व्यक्ति आय है पिछले 9.5 वर्षों में, वो लगभग दुगने हुए। जो मिडिल क्लास की आय है, मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय लोगों की आय है, वो लगभग 4 गुना बढ़ने का काम हुआ है। ऐसे रिपोर्ट से एक बार फिर ये स्पष्ट हो गया है कि देश की आर्थिक नीतियां काफी मजबूत हैं और मोदी सरकार की दूरदर्शी सोच से भारत आने वाले वर्षों में भी वैश्विक ग्रोथ इंजन की भूमिका यूं ही अदा करता रहेगा। तापस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
जी, तो आपने ये रिपोर्ट देखी कि किस तरह से आईएमएफ ने अपनी जो रिपोर्ट है उसमें किस तरह भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में टिप्पणी की है, और ये भी बताइए कि कैसे आगे चल करके ये और बेहतर हो सकती है। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर चरण सिंह जी हैं जो कि प्रमुख अर्थशास्त्री हैं और साथ में एर्गो के सीईओ हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और साथ में हमारे साथ प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी जी भी हैं जो कि वरिष्ठ अर्थशास्त्री और IIFT से हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी। आप दोनों का स्वागत। मैं चर्चा को बढ़ाता हूं। डॉक्टर चरण सिंह जी, आपके साथ शुरुआत करता हूं कि जिस तरह से IMF की ये जो रिपोर्ट आई है, हमने देखा पहले भी, चाहे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट अक्टूबर में आई थी, S&P की जो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट है वो आई थी, ये सारी रिपोर्ट एक तरह की, लगभग एक तरह की बात कह रही हैं, लगभग एक तरह की दिशा दिखा रही हैं, और ये बिल्कुल साफ होता जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का डंका लगातार वैश्विक प्लेटफॉर्म पर बजता चला जा रहा है, और आगे चल करके सारी की सारी जो रिपोर्ट है, सारी की सारी जो भविष्यवाणी है, वो ये कह रही है कि ये और बेहतर हो सकती है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहली बात जो मैं कहनी चाहूंगा, जब IMF अपनी रिपोर्ट निकालती है, मैंने वहां पे काम किया है वॉशिंगटन में, और मैं अंदर से भीतर से देख के आया हूं। जब IMF अपनी रिपोर्ट निकालती है, बहुत सोच समझकर, कंट्री अथॉरिटीज से भी बात कर और अपने भी असेसमेंट दे के रिपोर्ट निकालती है। सो उनकी रिपोर्ट जो होती है, उस पूरे विश्वसनीय रिपोर्ट है, वो पूरा उस पर आदमी फेथ और कॉन्फिडेंस के साथ आगे जा सकता है जी, क्योंकि उनके पास दुनिया भर की सब कंट्रीज की रिपोर्ट है, उनका एक्सपीरियंस भी है, तो उनकी रिपोर्ट को बहुत अहमियत देनी जरूरी है, क्योंकि वो रिपोर्ट से काफी कुछ सीखने को मिलता है। अब ये रिपोर्ट जो उन्होंने अभी अभी निकाली है, उसमें उन्होंने, और हमें पता ही था, हमारे देश में हम कितने वर्षों से देख रहे हैं, हमारे देश में जो परिस्थिति और जो जिस तरीके की नीतियां चल रही हैं, हमें पता ही था, पर इस बार IMF ने उसको एक्नॉलेज किया है। क्या क्या एक्नॉलेज किया है? सबसे पहली बात उन्होंने कहा है कि जो आपकी फिस्कल पॉलिसी रही है, वित्तीय नीति जो सरकार बनाती है, जिससे बजट आता है, तो उन्होंने उसका सराहना किया कि जिस तरीके मुश्किल के समय में भी आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया और इन्वेस्टमेंट किया। उस टाइम पे लोग समझ नहीं पा रहे थे, पर सरकार ने जब कोविड के दौरान अनाउंसमेंट्स किए तो कहा कुछ इमीडिएट, कुछ 2 साल बाद, कुछ 5 साल बाद, और अभी जो आप इतनी अच्छी ग्रोथ रेट देख रहे हैं, वो उसी टाइम के बीज डाले हुए हैं जो अब ग्रोथ रेट पे दिख रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने कही इन्फ्लेशन पे, उन्होंने कहा कि दुनिया भर में इन्फ्लेशन ने क्या किस किस्म का रूप धारण किया है और कितनी मुश्किलों में देशों को डाला है, पर इंडिया की इन्फ्लेशन रेट इतनी संभल कर रही है, इतनी कंजर्वेटिव रही है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट इतनी अच्छी रही है। उन्होंने इस मॉनेटरी पॉलिसी का भी, और तीसरी चीज उन्होंने जो सबसे अच्छी कही, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। कंट्री में पूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी हुई है, बिल्कुल। तो हर पक्ष पे देख के उन्होंने फिर कहा कि जो ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी है वो एकदम रोबस्ट है और बहुत विश्वसनीय है, और प्राइसेस जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में। तो मुझे लग रहा है कि ये रिपोर्ट उसी चीज को हमारा विश्वास बढ़ाती है कि सरकार की नीतियां बहुत सूझबूझ और सही दिशा में और हमें देश को आगे लेके जा रहे हैं। ठीक, मैं लौटता हूं आपके पास और इस पर और विस्तार से चर्चा करूंगा। प्रोफेसर जोशी, जिस तरह से IMF अपनी रिपोर्ट में कहती है कि जो वैश्विक विकास है उसमें भारत का योगदान 16% से भी अधिक जा रहा है, तो एक तरह से अगर हम देखें और दुनिया की जो आबादी है उसका भी प्रतिशत अगर हम देखें तो लगभग वही 17-18% आबादी हमारे यहाँ पर है। तो क्या ये पहली बार काफ़ी लंबे समय के बाद, क्योंकि हम लोग ये तो जानते हैं कि मध्यकाल में कभी ऐसा होता था कि भारत की अर्थव्यवस्था का योगदान वैश्विक अर्थव्यवस्था में 24%, 25% से भी ऊपर हुआ करता था, लेकिन उसके लंबे समय बाद क्या हम ये पहली बार देख पा रहे हैं कि आबादी के अनुपात में वैश्विक विकास में भारत योगदान देने की स्थिति में आ गया है? नमस्कार, एंड आई थिंक ये बहुत ही एक इट्स ए मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर ऑल ऑफ द इंडियन जी, कि लेकिन ये है ना 16% ग्रोथ के अंदर शेयर है, ये अर्थव्यवस्था में शेयर नहीं। बिल्कुल, ये बात सही है, अर्थव्यवस्था में शेयर नहीं है। उस समय जो आप बता रहे हैं भारत का शेयर अर्थव्यवस्था में था एट द बिगिनिंग ऑफ द क्रिश्चियन इरा, जी जी, बट
उसके बावजूद भी आप देखिए कि मेरे ख्याल से रिपोर्ट एक ही रिपोर्ट नहीं है, अभी 3-4 दिन पहले जैसे हमने दूरदर्शन एक चैनल पे कवर किया था, एशियन डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट आई थी उन्होंने 6.7% ग्रोथ बताई थी, 6.7% ग्रोथ इन ईयर 2023 एंड देन अगेन द 6.7% ग्रोथ इन 2024, जी, इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। जी जी। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है, और उसके अलावा दूसरा आप देखिए कि हमारी अर्थव्यवस्था जब दुनिया में परेशानियां चल रही है, तो कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे तो देयर इज अ स्लम्प इन द वर्ल्ड मार्केट, स्लम्प बिकॉज ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रॉब्लम। यूएस और यूरोप के अंदर इन्फ्लेशन से ये लोग नहीं निपट पा रहे हैं, वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और उसके बाद में आप देखिए कि जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहे हैं, मतलब यूक्रेन रशिया वॉर है, उसके बाद में आजकल ये अमेरिका एंड ताइवान चाइना का जो टेंशन था, और अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम इजराइल वाली है। तो इस पूरे में भारत एक ऐसा देश है, और वर्ल्ड बैंक और सारे बैंक की रिपोर्ट ने कहा कि इंडिया इज ए कंट्री विच केयर्स फॉर इट्स ओन सिटीजन, और हमने विश्व के दबाव को एक तरह से दरकरार करते हुए हमने जो है वो मतलब पेट्रोलियम का इंपोर्ट जो है उन देशों से शुरू किया जिनको जो है पश्चिमी देश नहीं चाहते थे, जैसे हमने रशिया से किया, एंड इट सेव्ड बिलियंस ऑफ डॉलर। ये एक हमारा दूसरा के जो सप्लाई चेन में डिसरप्शन हुआ, पहला पोस्ट कोविड डिसरप्शन, और दूसरा द टेक्निकल ये कॉन्फ्लिक्ट डिसरप्शन। इसके अंदर मुझे लगता है कि आप देखिए कि जैसे चाइना है, चाइना के अंदर आज हालत ये है कि जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग चाइना में लगभग ठप है। इसको भी मेजर बाय वे ऑफ द PMI, द परचेज मैनेजर्स इंडेक्स। तो परचेज मैनेजर्स इंडेक्स नवंबर 23 के अंदर देखेंगे, अभी पिछले महीने का जो डेटा आया, इट इज इन चाइना इट इज 49.4, इन अमेरिका इट इज 46.7, इन यूके 47.2, बट इंडिया इज ए ब्राइट स्टार विद 56। ठीक है। PMI 50 से नीचे का मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां बड़े खराब बिल्कुल में डाउट है। बिल्कुल। ये क्या है कि इंपेरिकल एनालिसिस ये आपको बताता है कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जब दुनिया की फैक्ट्रियां थमी हुई हैं एक तरह से, इज एब्सोल्युटली वेरी वेरी वाइब्रेंट। ठीक है, एंड वी हैव डेमोंस्ट्रेटेड आवर कैपेबिलिटी as a very reliable supply chain partner and as a reliable chain to make the entire resilient supply chain in our G20. ठीक है प्रोफेसर जोशी, मैं आऊँगा और आपके साथ चर्चा को और विस्तार दूंगा। डॉक्टर चरण सिंह जी, आपके पास भी लौट के आऊँगा, बने रहिएगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौट करके इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर, अगर गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूं? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढे, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग
गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है। ब्रेक के बाद हम आज खास चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से एक बार फिर डंका बजा है भारत की अर्थव्यवस्था का। IMF की रिपोर्ट में हमारे साथ दोनों खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर चरण सिंह और प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी जी। डॉक्टर चरण सिंह जी, ख़ास तौर पर इस रिपोर्ट में जो उल्लेख किया गया है, मुद्रास्फीति वगैरह का तो आपने जिक्र किया ही, एक बात जो ख़ास तौर पर कही गई है कि जो डिजिटलीकरण समेत तमाम संरचनात्मक सुधार केंद्र की मोदी सरकार के दौरान खास तौर पर जिस तरह से पिछले कुछ सालों में हुए हैं, उसने इस कमाल में बड़ी भूमिका निभाई है। इससे ये पता चलता है कि जो केंद्र सरकार का जोर था डिजिटलीकरण पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उसने अपना रंग दिखाया है। कोई शक ही नहीं है। देखिए, जो ग्रोथ जितनी तेजी से इन्होंने प्रोजेक्शन दिया है जी, और 2027-28 तक की ग्रोथ प्रोजेक्शन दी, सारी प्रोजेक्शन दिए हैं, उसका मैं सोचता हूँ मूल आधार यही है कि जो इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने पिछले 3-4 साल में की है, और इन्वेस्टमेंट जो हम लोग करते हैं वो 2-3 साल उसका जेस्टेशन पीरियड रहता है। आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, फैक्ट्री बनी, उसका उत्पादन हुआ, वो 2-3 साल लग जाते हैं। तो जिस तरीके सरकार ने कोविड के समय में अपना बीज डालना शुरू किया, वो अभी सब दिख रहा है। और आपको मैं एक और बात कहनी चाहता हूँ, एक अर्थशास्त्री होने के नाते, कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर अभी पूरा फैल गया है, सड़कें बन गई, रेल ट्रैक्स इंप्रूव हो गए, एयरपोर्ट्स अच्छे इंप्रूव हो गए और हब्स बन गए, अब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बन गया है, अभी प्राइवेट सेक्टर को ग्रोथ करने में बहुत आसानी रहेगी। तो अगले कुछ वर्षों में आप देखेंगे इस इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत ग्रोथ इससे ज्यादा हो रही है। इन लोगों ने अभी एस्टिमेट में वो वाला फैक्टर अभी तक फैक्टर इन नहीं किया है, वो तो है नहीं। उसके अलावा आपने देखी रिपोर्ट में क्लियरली कहा कि टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और जो हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को अभी, वो टेक्नोलॉजी का एक समझ लीजिए सीमा होती है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, उसको भी हम पायलट बेसिस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और रिपोर्ट में वो भी अंकित है कि ये सब इतनी एडवांसमेंट हो रही है। तो G20 के नीचे जब हम लोगों ने G20 की प्रेसिडेंसी हमारे देश ने संभाली, तो आपको पता है कि UPI बाकी के देश भी उस पर नजर रख के और उसको अडॉप्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसका साफ मतलब यही है कि इंडिया की जो टेक्नोलॉजिकल नो हाउ और टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैं, उसका लोहा अब दुनिया मान रही है, और वही हम ग्रोथ रेट पे दिख रही है। इसके अलावा एक और चीज है जो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके कही। उन्होंने कहा कि जब दुनिया पूरी में मंदी छाई हुई है, ये एक ऐसा देश है जो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाह रहा है, और कह रहा है 3 गुना हम लोग 2030 में एक्सपोर्ट को ले जाएंगे। इसमें कॉन्फिडेंस है कि हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी के आधार पर और अपनी आउटपुट और प्रोडक्टिविटी के आधार पर हम इतनी ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जबकि पता है कि एक्सपोर्ट मार्केट इतनी मंदी से गुजर रही है। बिल्कुल। तो उसमें रिपोर्ट ने साफ कहा है कि आपकी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं जो आपने ऑस्ट्रेलिया और UAE से कर रखी है, उसको आप बढ़ा लेंगे, और इसके अलावा जो आपके एक्सपोर्ट कमोडिटीज हैं जो बिल्कुल हाई टेक कटिंग एज पे चल रही हैं, वो सब आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है डिजिटल छाप हमारे देश की प्रगति पे अभी पूरा असर दिखाने लगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये असर नजर आ रहा है। और प्रोफेसर जोशी, आपने जिस तरह से जिक्र किया PMI का, कि जिस तरह से भारत की जो PMI है कई बड़े बड़े देशों, कई विकसित देशों की तुलना में ज़्यादा है, तो लेकिन एक बात ये भी कही जा रही है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी उस तरफ तो काफ़ी बुलंदी है, लेकिन इस बार उम्मीद के मुताबिक जो कृषि क्षेत्र का योगदान है, एग्रीकल्चर सेक्टर का, वो उतना नहीं है। लेकिन अगर इसमें सुधार होता है, या तो इस साल उम्मीद से बेहतर हो, या फिर अगले साल और बढ़िया मॉनसून हो और उसमें काफ़ी सुधार हो, तो जो IMF जो बात कह रहा है कि और ज़्यादा तेज़ रफ्तार से विकास भारत करेगा, उसमें हम और ज़्यादा मजबूती देखेंगे अगर एग्रीकल्चर सेक्टर का भी बढ़िया योगदान मिल जाए तो। देखिए, ये एग्रीकल्चर सेक्टर भारत के लिए अत्यधिक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक तो क्या है कि लगभग 50-55% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। लेकिन एग्रीकल्चर के अंदर आप देखिए कि उसके बावजूद भी
जैसे हम इंडिया इज 40% शेयर हमारा राइस के बाजार में है और इंडिया इज ए मेजर वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस। आप देखिए इंडिया हैज कम ए वेरी लॉन्ग वे। जब 1966 के अंदर एक बार शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा था कि भारत के अंदर भुखमरी को और राइज इन एग्रीकल्चर प्राइस को बचाने का एक ही तरीका है कि हम एक बार रोटी खाएं। जी। और आज हालत ये है कि अमेरिका और यूरोपियन देश ये कह रहे हैं कि भारत एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, इसलिए दुनिया में प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो वी हैव कम ए लॉन्ग वे इन एग्रीकल्चर। इंडिया हैज बिकम ए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, accounting for 24%, 1/4 of the milk production in the whole world. मतलब we are at the verge of agriculture revolution in time to come. जी। And राइस, अच्छा एक ईश्वर की दया से राइस की प्राइसेस बढ़ी हैं पिछले कुछ दिनों में, जबकि वीट की प्राइसेस गिर गई हैं। हम वीट भी एक्सपोर्ट करते हैं बट वीट एक्सपोर्ट के लिए दूसरे कंट्री हैं। ठीक है। ईश्वर भी हमको फेवर कर रहा है बट एग्रीकल्चर में ये बात ठीक है कि बहुत सारे उसमें मतलब एग्रीकल्चर इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स सेक्टर फॉर वेस्टर्न एक्सपर्ट्स टू अंडरस्टैंड। बट हमारी एग्रीकल्चर जो है वो डिस्पाइट ऑफ द स्मॉल फार्मिंग, आप देखिए मतलब हिंदुस्तान ने मतलब किस तरह से किया, जहाँ पे हम जो है लगभग 800 बिलियन लोगों को, 80 करोड़ लोगों को 2 साल तक 3 साल तक हम फ्री खाना दे पाए हैं। ठीक है। हमारे स्कीम्स आर एब्सोल्युटली वंडरफुल। ठीक है। मुझे लगता है कि जब टेक्नोलॉजी का योगदान है एग्रीकल्चर में, मतलब ये हमारे पास बड़े बड़े फार्म नहीं है जैसे अमेरिका के अंदर, ठीक है, जैसे यूरोप के अंदर, बट डेस्पाइट आप देखिए पेनिट्रेशन, मतलब इट इज अमेजिंग, इट इज अमेजिंग द पेनिट्रेशन वेयर यू नो देयर आर सर्टेन सेक्टर्स एंड यू नो वी आर वर्किंग ग्रेटली ऑन दैट। ठीक है, आपका कहना है कि अगर लंबे समय में देखें तो एग्रीकल्चर ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, भले किसी साल इसमें थोड़ा सा डाउन दिख रहा हो, वो किसी भी साल ऊपर भी हो सकता है। आप दोनों के पास मैं लौटूंगा आप दोनों के पास। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, फिर से लौट करके इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाए, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। स्वागत है ब्रेक के बाद। हम चर्चा कर रहे हैं आईएमएफ की जो रिपोर्ट है, जिससे एक बार फिर से भारत का डंका बज रहा है दुनिया की अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर, के प्लेटफॉर्म पर। हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रुख करता हूँ डॉक्टर चरण सिंह जी का। डॉक्टर चरण सिंह जी, इस रिपोर्ट में एक बात और साफ तौर पर कही गई है कि जो बड़ी युवा आबादी है भारत की, वो एक बड़ा एडवांटेज है भारत के साथ। तो ऐसे में स्टार परफॉर्मर भारत, जो कि आईएमएफ करार दे रहा है, उसके आगे की राह को अब आप किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से की तस्वीर सामने आ रही है, संक्षेप में बताइएगा। ये आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है और इस पे हम लोग भारत में विचार कर चुके हैं और काफी बार हम लोगों ने इस पे अहम निर्णय भी लिए हैं। आप जानते ही हैं कि सरकार ने आते साल स्टार्टअप इंडिया
और MSMEs को बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी दी है और उनको काफ़ी ज़्यादा इन्होंने सपोर्ट भी किया। ये रिपोर्ट में भी उन्होंने एनेक्स्चर्स में MSME के बारे में और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में लिखा है। अब हमारे देश में क्योंकि हम लोग इस चीज़ पे आगे ही सोच के बैठे हैं, तो सरकार ने खुद इन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि नारी को जॉब देना है, यूथ को जॉब देना है, MSMEs को इम्प्रूव करना है, पर ये सब नीतियां तो हम बनाकर बैठे ही हैं और उन्हीं की बदौलत ये हो रहा है कि देश में इतनी शांति है और हमारा युवा अच्छी तरह इंगेज्ड है। तो उसमें और उन्होंने भी कहा है कि इस बार अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह है वो काफी लो लेवल पर आ रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, अभी में कोई दो राय नहीं है कि ये चीजें, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में इंडिया ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि हमारे प्रोफेसर जोशी है, तो नीतियां कुछ इस तरीके बननी है ताकि इनफॉर्मल सेक्टर में भी उसका असर दिखना शुरू। जी, मैं प्रोफेसर जोशी के पास एक फाइनल कमेंट के लिए जाऊं। प्रोफेसर जोशी, किस तरह से स्टार परफॉर्मर भारत का आने वाले दिनों में वो कैसी तस्वीर दिखाई पड़ रही है? आने वाला टाइम भारत के लिए अत्यधिक ब्राइट नजर आ रहा है, क्योंकि आप देखिए कि पूरी दुनिया इस समय परेशानी में उलझी हुई है। यूरोप और अमेरिका जो है अभी भी जो है इन्फ्लेशन से जूझ रहे हैं। भारत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो है डिमांड स्लोडाउन का है इंटरनेशनल बाजार के अंदर। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि सर्विसेज सेक्टर के अंदर जो हमारी स्टार परफॉर्मेंस हुई है, उसके अंदर द कैपिटल अकाउंट जो डेफिसिट है उसमें परिवर्तन हुआ, एंड विद ऑल द फैक्टर्स टेकन टुगेदर आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि भारत का भविष्य, इकोनॉमिक भविष्य से बिल्कुल। तभी प्रधानमंत्री ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा भी है कि जब इस तरह की चीजें होती हैं तो उसे सिर्फ भारत के नागरिकों को नहीं, पूरी दुनिया को, जब भारत बढ़ता है तो एक तरह से पूरी दुनिया आगे बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चरण सिंह जी और प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी जी इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो आज की इस खास चर्चा में इतना ही, जिसमें कि IMF ने एक बार फिर से बताया है कि किस तरह भारत स्टार परफॉर्मर है। तो इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।